2 दिसंबर 2019 को मुंबई के माहिम बीच पर हमेशा की तरह लोग टहल रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नजर समुद्र की लहरों की ओर पड़ी, जहां पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस को देखते ही उस व्यक्ति को लगा कि शायद उसमें कोई कीमती चीज हो सकती है, इसलिए वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह सूटकेस के पास पहुंचा, उसे एक बहुत ही अजीब और गंदी बदबू आने लगी। बदबू से उसे तुरंत संदेह हो गया कि सूटकेस में कुछ गड़बड़ है। उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किया और घटना की सूचना दी। कुछ समय बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सूटकेस के अंदर एक व्यक्ति का धड़ था, उसके साथ ही एक कटा हुआ हाथ और एक पैर भी था। यह देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह इस व्यक्ति की पहचान कैसे करे और इस जघन्य अपराध के पीछे कौन है। पुलिस को सूटकेस में कुछ कपड़े भी मिले थे, जिन्हें इस तरह रखा गया था ताकि अंगों से निकलने वाला खून उन्हीं में सिमटकर सूटकेस से बाहर न जा सके। कपड़ों की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट मिली। हालांकि इन कपड़ों से भी मृतक की पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन सूटकेस में एक ऐसी चीज थी जो इस पूरे मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। सूटकेस में जो शर्ट थी वह सिलाई गई थी और उस पर एल्मोस वेयर नाम का टैग लगा हुआ था। इस टैग के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एल्मोस वेयर नाम की दुकान का पता लगाने का काम शुरू किया। थोड़ी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि यह दुकान मुंबई के कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर स्थित है। इस सुराग से पुलिस को उम्मीद थी कि वह इस मामले की गुत्थी सुलझा सकेगी। इस केस की जांच के दौरान सूटकेस को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यह घटना करीब 5 दिन पहले घटी थी। यानी सूटकेस के मिलने की तारीख 2 दिसंबर थी और घटना संभवतः 26 या 27 नवंबर को हुई थी। इसके बाद मृतक के हाथों के फिंगरप्रिंट लिए गए, लेकिन वे किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा पाए। हमारे देश में अभी तक केवल अपराधियों के रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में आम नागरिकों के भी डीएनए और फिंगरप्रिंट डेटा को संरक्षित किया जाता है। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था, इसलिए इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने तरीके से इस मामले की जांच शुरू की। सूटकेस की बारीकी से तलाशी ली गई और उसमें मिले हर चीज की गहन जांच की गई। आखिरकार एल्मोस वेयर के टैग ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। क्राइम ब्रांच की टीम बिना किसी देरी के उस दुकान पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकान पर काम करने वाले टेलर को एक शर्ट दिखाकर पूछा, क्या यह शर्ट आपकी दुकान पर सिलवाई गई है? क्योंकि इस पर आपकी दुकान का टैग लगा हुआ है। टेलर ने शर्ट को देखते ही कहा, यह टैग हमारी दुकान का ही है और अगर यह शर्ट हमारी दुकान पर सिली गई होगी तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास अवश्य होगा। इसके बाद टेलर ने एक बड़ी रजिस्टर बुक निकाली, जिसमें वह प्रत्येक ग्राहक के कपड़े के सैंपल के साथ उसका नाम भी लिखकर रखता था। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद टेलर को उस कपड़े का सैंपल मिल गया जो पुलिस द्वारा दिखाई गई शर्ट से मेल खाता था। साथ ही उस सैंपल के साथ एक नाम भी लिखा हुआ था और वह नाम था बेनेट रिबेलो। अब पुलिस को यह पता चल गया था कि जिस व्यक्ति ने यह शर्ट सिलवाई थी उसका नाम बेनेट रिबेलो था, लेकिन वहां से पुलिस को सिर्फ उसका नाम ही पता चल पाया, क्योंकि टेलर ने उस व्यक्ति का फोन नंबर या पता नहीं लिखा था। इससे पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई कि केवल एक नाम के सहारे उस व्यक्ति को मुंबई जैसे बड़े शहर में कैसे ढूंढा जाए। पुलिस को अब टेलर की दुकान पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्हें केवल एक नाम मिला था, लेकिन पता नहीं मिला था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाया होगा और अपनी तस्वीरें पोस्ट की होंगी। इसी सोच के साथ क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू की। सबसे पहले पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि उनमें से कौन सा व्यक्ति वही हो सकता है, क्योंकि उनके पास केवल उसका नाम ही था और कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी और एक एक करके उन सभी प्रोफाइलों की जांच करना शुरू किया जिनमें वही नाम था। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसने किस तरह की तस्वीरें अपलोड की हैं। पुलिस ने हर प्रोफाइल के डाटा की गहन जांच की ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे यह पता चल सके कि जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे हैं वह उनमें से ही कोई है। यह काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था।
इसके लिए एक अलग टीम बनाई गई थी जिसने उस नाम से जुड़ी सभी प्रोफाइलों की गहन जांच की। पुलिस की यह मेहनत आखिरकार रंग लाई। उन्हें एक ऐसा प्रोफाइल पेज मिल गया जिसके बारे में उन्हें पूरा विश्वास था कि यही वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हाथ उन्हें सूटकेस में मिला था उसी तरह का या उससे मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज पर देखने को मिला। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को और गहराई से देखा गया तो पुलिस को एक ऐसी तस्वीर भी मिल गई जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो समुद्र किनारे पड़े सूटकेस में पाए गए थे। इससे यह पुष्टि हो गई कि पुलिस जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह वही व्यक्ति है। थोड़ी और जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति एक संगीतकार है जो गिटार और पियानो बजाकर अपनी जीविका चलाता है। उसकी प्रोफाइल को और ध्यान से देखने पर पुलिस को एक और पहचान पत्र मिला जिसकी तस्वीर उसने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड की थी। उस पहचान पत्र में उसके घर के पते से लेकर फोन नंबर तक की पूरी जानकारी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उस फोन नंबर पर कॉल की, लेकिन वह बंद आ रहा था। इसलिए पुलिस टीम बिना देर किए उस पहचान पत्र में दिए गए पते पर, जो सांता क्रूज ईस्ट इलाके में था, पहुंच गई। लेकिन जिस घर का पता उन्हें मिली थी वहां ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस वालों को निराशा हुई। फिर पुलिस ने उस घर के पड़ोसियों से पूछताछ की कि उस घर में रहने वाले लोग कहां चले गए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि शायद वे लोग कहीं और चले गए हों। जब पुलिस वालों ने बेटी के बारे में सुना तो उन्हें शक हुआ कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिता के साथ साथ बेटी का भी यही हाल किया गया हो और उसकी लाश भी कहीं और फेंक दी गई हो। यह मामला और उलझता जा रहा था। अभी तो केवल सवाल ही खड़े हो रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर उस घर की जांच करना सही समझा। ताला तोड़कर पुलिस ने घर की अच्छे से छानबीन की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिली जिसमें लिखा था, मैं एक बुरी लड़की हूं जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उसी को खत्म कर दिया। डैड, मुझे माफ करना, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूं, मैं एक बुरी लड़की हूं। इन लाइनों में पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच यह सोच रही थी कि शायद बेनेट रिबेलो की बेटी के साथ भी वही हुआ होगा जो उसके पिता के साथ हुआ, लेकिन इस नोटबुक में लिखी इन लाइनों को पढ़कर साफ हो गया कि आराध्या बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं थी, क्योंकि अगर वह उसकी अपनी बेटी होती तो वह कभी इस संदेश में यह लाइन नहीं लिखती कि जिसने मेरी परवरिश की और जिसने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। अब यह साफ हो चुका था कि मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। यानी बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी ने ही उसके साथ यह क्रूरता की थी। लेकिन अब यह जानना आवश्यक था कि आराध्या ने यह सब क्यों किया। अभी तक आराध्या पकड़ी नहीं गई थी। इसके बाद पुलिस को आराध्या का नंबर भी उसके घर से मिल गया। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर बंद आ रहा था, लेकिन जब कुछ समय के लिए वह नंबर ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन घाटकोपर में दिखाई दे रही थी। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और उन्हें आराध्या पाटिल वहां मिल गई। पुलिस को देखकर आराध्या थोड़ा घबरा जरूर गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह घर छोड़कर यहां क्यों आई है और उसके पिता बेनेट रिबेलो कहां हैं, तो आराध्या ने बताया कि उसके पिताजी बेनेट रिबेलो संगीत के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं और वह घर पर अकेले नहीं रह सकती थी, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ यहां रह रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसे वह नोटबुक दिखाई जिसमें उसने लिखा था, मैं बुरी लड़की हूं और मुझे माफ कर दो, तो आराध्या समझ गई कि पुलिस को सच्चाई का पता चल चुका है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है और उनकी लाश के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंक दिया था। आराध्या पाटिल ने बताया कि उसके पिता बेनेट रिबेलो ने उसे गोद लिया था और उसकी परवरिश की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम हो गया। हालांकि उस समय उस लड़के की उम्र केवल 16 वर्ष थी और आराध्या उससे कई साल बड़ी थी। आराध्या ने एक दिन अपने प्रेमी को बताया कि उसके पिता, जिन्होंने उसे गोद लिया था, उसका शोषण कर रहे हैं और उसके साथ जबरन संबंध बना रहे हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी है। यह सुनकर आराध्या का प्रेमी गुस्से से पागल हो गया और उसने आराध्या से कहा कि वह यह सब कैसे सहन कर रही है।
उसने कहा कि जिसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद लिया था, वह तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? तुम्हारे पिता को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को दोनों ने मिलकर पहली बार बेनेट रिबेलो की हत्या की योजना बनाई, लेकिन वे असफल रहे। फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट रिबेलो घर पर नहीं थे, तो आराध्या का प्रेमी उसके घर आया और वे दोनों इसी विषय पर बात कर रहे थे। आराध्या इस बात से बहुत गुस्से में थी कि उसके पिता ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया। जैसे ही उसके पिता बेनेट रिबेलो घर लौटे, आराध्या ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया और एक अच्छे पिता की तरह उसकी परवरिश क्यों नहीं की। बेनेट रिबेलो ने अपना गिटार उठाया और आराध्या के प्रेमी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वह समझ चुके थे कि इसी लड़के ने आराध्या को उकसाया था। पहले तो आराध्या ने इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही रिबेलो उस लड़के को मारने के लिए दौड़े, पीछे से आराध्या ने उनके सिर पर जोर से डंडा मारा, जिससे वह गिर गए। इसके बाद आराध्या ने डंडे से अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वे बेहोश हो गए। फिर आराध्या ने कीटनाशक वाली स्प्रे की पूरी बोतल उनके मुंह पर खाली कर दी। हालांकि उस समय भी बेनेट रिबेलो जीवित थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने उन्हें चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी। फिर वे दोनों बेनेट रिबेलो की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया। अगले दिन वे दोनों बाजार गए, सूटकेस और चाकू खरीदे और बेनेट रिबेलो की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। चाकू से लाश को काटने में कठिनाई होने पर बार बार चाकू को गर्म करके काटा गया और उनकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा गया। इसके बाद सूटकेस में लाश के टुकड़े भरकर वे उसे मीठी नदी में फेंक आए। फिर नदी से बहता हुआ वह सूटकेस समुद्र में आया और समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ मुंबई के माहिम बीच पर पहुंच गया। अगर उस सूटकेस में कपड़े नहीं डाले गए होते, तो बेनेट रिबेलो की हत्या का यह राज ही बनकर रह जाता। चूंकि आराध्या के प्रेमी की उम्र अब भी केवल 16 साल ही थी, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि आराध्या को, जो बालिग हो चुकी थी, जेल भेज दिया गया। इस केस को सुलझाने में मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि अगर पुलिस सही ढंग से जांच करे, तो वह किसी भी अपराधी को पाताल से भी ढूंढकर निकाल सकती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।